हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के बारे में। सो गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स जो है रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें और साथ साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें कौन कौन सा प्लांट जो है मैकेनिज्म फॉलो करता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे टाइप भी मेंशन किया है, इकोलॉजिकल एंड जेनेटिक रेजिस्टेंस, तो इनके मैकेनिज्म के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेक्चर को आप स्टार्ट करने से पहले, यानी जो हम इस लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप ये देखो, मैंने इस इमेज से आपको इस टॉपिक का एक क्रिस्प देने की कोशिश करी है। प्लांट क्या कर रहा है, जो डिफरेंट जर्म्स आ रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर जूम करके आपको मैं दिखाऊं तो देखो, ये जो जर्म्स आ रहे हैं उसको प्लांट क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब है जो फॉरेन पार्टिकल है प्लांट उसको रेजिस्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ठीक है, होस्ट मतलब क्या हुआ, दिस इज द प्लांट होस्ट। ठीक है, एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल होता है दैट इज द गेस्ट, और जिसके ऊपर आता है जो फॉरेन पार्टिकल दैट इज कॉल्ड होस्ट। तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, प्लांट जो है जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसके प्रति रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। यहाँ एक और इमेज है जिससे आपको मैं एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ कि तीन तरह की कैटेगरी होती है। एक होता है रेजिस्टेंट प्लांट, दूसरा होता है ससेप्टेबल प्लांट, और थर्ड होता है टॉलरेंट प्लांट। ठीक है, रेजिस्टेंट प्लांट का कहने का क्या मतलब है, वहां पे जो पेस्ट हैं, मैं पेस्ट के टर्म में आपको समझाता हूँ, इंसेक्ट पेस्ट जो है वो उस प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक है, मतलब वो प्लांट पे अटैक कर ही नहीं पाता क्योंकि वो प्लांट क्या है, रेजिस्टेंट है, उसको रुकावट है, मतलब इंसेक्ट नहीं आ सकता, पेस्ट नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब उनके ईल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप यहाँ देख रहे हो। नेक्स्ट इज दिस ससेप्टेबल। ससेप्टेबल कहने का मतलब क्या है, वो इजिली अटैक हो जाते हैं पेस्ट से, और सो इनका ईल्ड जो है वो इफेक्ट होता है। लास्ट जो है टॉलरेंट। टॉलरेंट कहने का मतलब क्या है, अटैक हो भी जाता है पेस्ट से लेकिन उनके ईल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब रेजिस्टेंट प्लांट, ससेप्टेबल प्लांट और टॉलरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। सो जो आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं जिसमें होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस शो करने वाले हैं, मतलब जो प्लांट जो रेजिस्टेंस शो करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वो आता है हमारे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जैसे मैंने बताया कि हम लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के बारे में, उसके टाइप्स और उसके मैकेनिज्म के बारे में। सो जो आप अभी जो स्लाइड सामने देख रहे हो वहां पे हमने डिस्कस किया है बेसिक होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HPR भी कहते हैं। सो HPR क्या है, यानी होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या है, ये ऐसा कैरेक्टर है जो प्लांट को अवॉइड, टॉलरेट और रिकवर करने देता है अटैक से। किसके अटैक से, इंसेक्ट्स के, अंडर द कंडीशंस, जिससे वो ग्रेटर इंजरी, जो इंजरी है वो बड़ा ना हो जाए, या फिर जो अदर प्लांट्स है सेम स्पीसीज के उनको कोई ज्यादा हार्म ना हो। मतलब प्लांट क्या करता है, अपने पे इन सारी चीजों को क्या करता है, अवॉइड करता है, टॉलरेट करता है, और अगर इफ इन केस अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है और उस पे अटैक हो गया है तो बेसिकली अपने आप को रिकवर करना चाहता है कि पेस्ट इन्फेस्टेशन या फिर जो अटैक हुआ है इंसेक्ट का, उस कंडीशन से वो बाहर कैसे आ पाए। और जो दूसरा प्लांट है सेम स्पीसीज का, लाइक अगर हम बात करते हैं कॉलीफ्लावर, अगर कॉलीफ्लावर में कोई इन्फेस्टेशन हो गया है अब, ठीक है, तो अदर कॉलीफ्लावर्स जो हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सके, मतलब अदर क्रॉप्स को, इसी को हम कहते हैं होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। सो इसके लिए जो प्लांट है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस जो है वो एकदम से डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से अभी इन्फेस्टेशन हुआ और एकदम से जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाएगा, पहले से नहीं था, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है ना, वो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लूं कैक्टस के लिए। ठीक है, आप सिंपल कैक्टस से समझो इस चीज को। कैक्टस में जो स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन है स्पाइन का, वो ऐसा नहीं है कि कैक्टस को एकदम से कोई गाय या फिर कोई जानवर है उसको खाने आ रहा था तो उसने अपने लीव्स को कन्वर्ट कर लिया स्पाइन्स में, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या है, वो इनहेरिटेबल है, वो सारे कैक्टस में ही है, क्योंकि पहले से ये चीजें चली आ रही हैं कि ट्रांसपीरेशन कम करना है, जो वहां पे जो एनिमल्स हैं उसको खा ना जाए, मतलब जो कैक्टस है वो मर ना जाए, तो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए ये जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेरिटेबल होता है। हेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है।
ठीक है। सो अगर हम बात करें ये रेजिस्टेंस जो है कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली एचपीआर दो टाइप का होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और जेनेटिक रेजिस्टेंस। ठीक है। सो इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है उनको हम कई बार स्यूडो रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने पढ़ो, मैंने क्या लिखा है इसका डेफिनेशन, इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हम पहले पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड टाइप है उसके बारे में। ठीक है, यानी जेनेटिक रेजिस्टेंस के बारे में। सो इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के डेफिनेशन को अगर आप पढ़ते हो तो एपरेंट रेजिस्टेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजिस्टरी कैरेक्टर्स इन पोटेंशियल ससेप्टेबल होस्ट प्लांट ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का कि ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो ये गेन करता है इन्वायरमेंट से, इसमें जीन्स वगैरह का कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब जीन का कोई फैक्टर नहीं है। ओके, सो इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है क्यों डेवलप हो जाता है ससेप्टेबल प्लांट में, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्यूडो रेजिस्टेंस। सो स्यूडो रेजिस्टेंस जो है, यानी जो इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वो फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। और 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है होस्ट इन्वेजन, सेकंड है इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, थर्ड है स्केप। ठीक है, आप इसको प्रॉपरली समझना। होस्ट इन्वेजन कहने का मतलब क्या होता है, आप पहले डेफिनेशन पढ़ो क्या है। होस्ट में पास थ्रू द मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज क्विकली और एट ए टाइम व्हेन इंसेक्ट्स आर लेस और इवेड इंजरी बाय अर्ली मैच्योरिंग। कहने का मतलब है होस्ट इन्वेजन में ये होता है कि प्लांट क्या करता है, जो अपना मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज है, लाइक हर क्रॉप में उसका ससेप्टेबल स्टेज होता है। कहने का मतलब किसी क्रॉप में हो सकता है फ्लोरिंग स्टेज पे ही इंसेक्ट क्या करता है, इन्फेस्टेशन करता है, तो ये प्लांट क्या करेगा, उस स्टेज को यानी फ्लावरिंग को वो बहुत जल्दी से पार कर जाएगा, और या फिर कह सकते हैं अगर मेच्योरिटी पे होना है तो अपनी मेच्योरिटी को जल्दी से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ताकि वो पीरियड ही बहुत कम बचे जिस टाइम पे इन्फेस्टेशन होना है। तो पहला ये तरीका फॉलो करता है प्लांट अपने आप को रेजिस्टेंस यानी अपने रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए। ठीक है, सो दिस पर्टेन्स टू द होल पॉपुलेशन ऑफ द होस्ट प्लांट। कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है कंप्लीट पॉपुलेशन जो है प्लांट का उनमें शो किया जाता है, यानी होस्ट इन्वेजन। ठीक है, ये सिंगल प्लांट की प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, दैट इज द इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसके डेफिनेशन को पढ़ते हो, क्या लिखा है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टेम्पोररीली as a result of some changed condition of plants or environment such as change in the amount of water or nutrient status in the soil। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस का कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो टेम्पोररी होता है, और इस वजह से आता है क्योंकि इन्वायरमेंट में या फिर प्लांट का जो इन्वायरमेंट है, यानी आउटर इन्वायरमेंट या तो इनर इन्वायरमेंट जो है प्लांट का वो चेंज हो गया। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है, अमाउंट ऑफ वाटर अगर कम हो जाता है सॉइल में या फिर प्लांट की इन्वायरमेंट में, तो क्या करेगा प्लांट, अपने सरफेस से वाटर को चेक करेगा, अपने सरफेस को ड्राई कर लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, और जब वो ड्राई करेगा तो बाहर का क्या हो जाएगा, सील्ड, मतलब कहने का मतलब, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने सरफेस से ऑयल सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक है, क्यूटिकल लेयर को मोटा कर देगा ताकि वाटर लॉस क्या हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, वाटर लॉस नहीं होगा, तो बाहर वाला लेयर क्या हो गया, क्यूटिकल, तो एक क्या कर रहा है, वो प्लांट को रेजिस्टेंस दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। ये कब है, जैसे अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है वो कम हो जाता है सॉइल में या फिर प्लांट की इन्वायरमेंट में, तो ये इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस होता है। और इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, दिस इज टेम्पोररी। ठीक है, थर्ड जो है स्केप। स्केप भी एक टाइप का इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ इन्फेस्टेशन और इंजरी टू द होस्ट प्लांट ड्यू टू ट्रांजिस्टरी प्रोसेस। कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज इन्फेस्टेशन कर रहा था कोई फॉरेन पार्टिकल कहने का मतलब है कोई इंसेक्ट जो इन्फेस्टेशन कर रहा था, लेकिन इन्फेस्टेशन के बीच में ही प्लांट ने क्या किया, स्केप कर लिया, मतलब अपना रेजिस्टेंस शो कर दिया। मतलब अभी कंप्लीट इन्फेस्टेशन होता तो प्लांट को डैमेज होता, लेकिन इन्फेस्टेशन के बीच में ही क्या किया, प्लांट ने अपने रेजिस्टेंस प्रोसेस को शो कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्केप। ठीक है, सो दिस पर्टेन्स टू अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ होस्ट। कहने का मतलब एक पूरे प्लांट पॉपुलेशन में स्केप जो है कोई सिंगल या फिर कह सकते हैं कि कुछ ही प्लांट्स में देखा जाता है जिनपे बेसिकली इन्फेस्टेशन होता है। कंप्लीट क्रॉप ये चीजें नहीं शो करती है। आई होप जो ये इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज द जेनेटिक रेजिस्टेंस। नेम से ही क्लियर है जेनेटिक रेजिस्टेंस क्यों आएगा, ड्यू टू जीन्स। ठीक है, मतलब ये जेनेटिक फैक्टर है, मतलब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कंप्लीटली जीन से कंट्रोल होगा। तो जेनेटिक रेजिस्टेंस जो है उनको 5 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट बेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स।
ठीक है। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हो मोनोजेनिक रेजिस्टेंस है, ओलिगोजेनिक है, पॉलीजेनिक है, मेजर जीन रेजिस्टेंस है, माइनर जीन रेजिस्टेंस है। तो ये 5 टाइप के जीन रेजिस्टेंस को बताया गया, यानी जेनेटिक रेजिस्टेंस को बताया गया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स। मोनोजेनिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस जो होगा कंट्रोल किया जाएगा सिंगल जीन से, ठीक है। तो एक जीन से ही हो रहा है, तो इसको इजीली टू इनकॉर्पोरेट है। अगर हमें कोई रेजिस्टेंस को देना है, यानी किसी प्लांट में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी यानी स्पेशल रेजिस्टेंस को देना है जो कि एक सिंगल जीन से कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको किसी एक प्लांट में हमें इनकॉर्पोरेट करने में क्या है, बहुत इजी है, सिंगल जीन को करना है, ठीक है। इजी टू ब्रेक ऑल्सो कहने का मतलब है कि एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा है तो इजी टू ब्रेक भी है, मतलब इसको जल्दी से ये रेजिस्टेंस को तोड़ा भी जा सकता है। तो मोनोजेनिक हो गया। ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कंट्रोल्ड बाय फ्यू जीन्स। पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर जीन रेजिस्टेंस, मेजर जीन रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल, आप पढ़ो यहाँ पे, कंट्रोल्ड बाय वन और फ्यू मेजर जीन्स, ठीक है। मतलब मेजर जीन्स मिलके क्या कर रहे हैं, प्लांट में रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। एक भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, और ये इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेजर जीन जो रेजिस्टेंस शो करता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइनर जीन रेजिस्टेंस। तो माइनर जीन रेजिस्टेंस जो है, बहुत सारे माइनर जीन्स को आना पड़ेगा रेजिस्टेंस शो करने के लिए, तो कंट्रोल्ड बाय मेनी माइनर जीन्स, ठीक है। और ये माइनर जीन्स हैं, इसीलिए इनका इफेक्ट जो है कॉमुलेटिव आता है, ठीक है। तो कॉमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द माइनर जीन इज कॉल्ड एडल्ट रेजिस्टेंस और मैच्योर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका तो बहुत सारा नाम हो गया। आप पहले देखो माइनर जीन रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा नाम है एडल्ट रेजिस्टेंस, थर्ड है मैच्योर रेजिस्टेंस, फोर्थ है फील्ड रेजिस्टेंस, और इसका एक और नाम है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो आपको याद रखना है वर्टिकल रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय द मेजर जीन, ठीक है, और माइनर जीन्स जो है कॉमुलेटिव इफेक्ट दिखाते हैं दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। इसका अलग अलग नाम भी है, मैंने आपको जैसे फर्दर बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो क्राइटेरिया है या फिर बेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन द बायोटाइप रिएक्शन, ठीक है। सो इसमें भी है वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। सो वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक बायोटाइप्स, ठीक है, यानी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दैट इज वर्टिकल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द नोन बायोटाइप, यानी नॉन स्पेसिफिक है, सारे टाइप के बायोटाइप्स पे क्या होगा, ये रिएक्शन शो करेगा, यानी रेजिस्टेंस शो करेगा दैट इज हॉरिजॉन्टल, और स्पेसिफिक अगर होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल रेजिस्टेंस। ये जो दूसरा बेसिस था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड बेसिस, यानी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन यानी लाइन कंसेप्ट, ठीक है, यानी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कैसा पॉपुलेशन है, लाइक प्योर लाइन है या फिर मल्टी लाइन है, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस का ये टाइप है। तो अगर हम बात करें इसका पॉपुलेशन के बेसिस पे है तो इसको हम लाइन कंसेप्ट भी कहते हैं। सो प्योर लाइन रेजिस्टेंस होता है और मल्टी लाइन रेजिस्टेंस होता है। प्योर लाइन रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जिबिटेड बाय लाइंस व्हिच आर फिनोटिपिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। कहने का मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है ऐसे स्पीसीज कह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में दिखेगा या फिर ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स में दिखेगा जो फिनोटिपिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से सिमिलर हों, दैट इज कॉल्ड प्योर लाइन रेजिस्टेंस। और मल्टी लाइन रेजिस्टेंस में क्या होगा, ये ऐसे लाइंस में दिखेगा, यानी ऐसे स्पीसीज यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में दिखेगा, ग्रुप ऑफ स्पीसीज में दिखेगा जो फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों डिसिमिलर हों, मतलब दिखने में और जेनेटिक लेवल पे, यानी उनका फिजिकल मेकअप और जेनेटिकली अगर हम बात करें जीन मेकअप अलग अलग होगा तो मल्टी लाइन रेजिस्टेंस शो करेगा, और अगर वो दोनों सिमिलर हुआ देन वो प्योर लाइन रेजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। ये थर्ड बेसिस था ऑफ द जेनेटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज द मिसलेनियस कैटेगरीज, ठीक है। मिसलेनियस कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं बेसिकली क्रॉस रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, और मल्टीपल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्रॉस रेजिस्टेंस क्या हुआ, वैरायटी विथ रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अ प्राइमरी पेस्ट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू अनदर इंसेक्ट। कहने का मतलब है क्रॉस रेजिस्टेंस कहने का ये मतलब हुआ कि ऐसी वैरायटी जिनमें रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट हुआ है एक प्राइमरी पेस्ट के लिए, लेकिन वो रेजिस्टेंस शो करता है अदर इंसेक्ट्स के लिए भी, दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब वो स्टैटिक नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी पेस्ट, जो स्पेसिफिक प्राइमरी पेस्ट है उनको ही करेगा, वो अदर इंसेक्ट को भी शो करता है, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा ब्रॉड है। मल्टीपल रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेटेड इन द वैरायटी अगेंस्ट डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस कहने का मतलब हुआ है कि वो एक चीज पे नहीं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए वो रेजिस्टेंट, यानी आपने सुना होगा ड्रॉट रेजिस्टेंट, बहुत सारे ये डिजीज रेजिस्टेंट है, ऐसे डिजीज रेजिस्टेंट है, नीमेटोड रेजिस्टेंट हो गया, हीट ड्रॉट कोल्ड, मतलब बहुत तरीके का इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है उनसे अगर मतलब बहुत सारे स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस है अगर उस प्लांट में, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल रेजिस्टेंट प्लांट,
ठीक है। आई होप जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज मिसलेनियस कैटेगरीज वो भी आपको क्लियर है। एंड द लास्ट बेसिस इज दी बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। इवोल्यूशनरी में हम पढ़ते हैं दो, सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस और एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस। सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड बाय को इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो ये रेजिस्टेंस है वो साथ साथ प्लांट भी इवॉल्व कर जाता है और इंसेक्ट भी इवॉल्व कर जाता है, दैट इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस। एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, नॉट को इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट, मतलब अपने आप को लेट सपोज प्लांट यानी होस्ट ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, इंसेक्ट अभी इवॉल्व ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो सिम्पैट्रिक क्या होता है, मेजर जीन से कंट्रोल किया जाता है, और एलोपैट्रिक जो होता है वो बहुत सारे जीन्स यानी माइनर जीन्स के मिलने से गवर्न किया जाता है, दैट इज दी एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस। आई होप जो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी हमने जो पहले पढ़ा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जिसको हमने स्यूडो रेजिस्टेंस भी बोला था, ठीक है, और हमने सेकंड पढ़ा दैट इज द जेनेटिक रेजिस्टेंस, वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी इन्वायरमेंटल यानी हमने इकोलॉजिकल पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा जेनेटिक रेजिस्टेंस। अब जो नेक्स्ट है हम बात करेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब प्लांट रेजिस्टेंस किस किस तरीके से शो करता है। ठीक है, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। पहला है एंटी जेनोसिस, ठीक है, नॉन प्रेफरेबल है, अभी बताऊंगा कि क्या होता है नॉन प्रेफरेंस। ठीक है, सेकंड इज द एंटीबायोसिस, ठीक है, थर्ड इज द टॉलरेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम एंटी जेनोसिस के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने तीनों चीज मेंशन किया हुआ है। एंटी जेनोसिस क्या है, एंटी जेनोसिस बहुत सिंपल सा चीज है, होस्ट प्लांट कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन प्रेफरेंस ऑफ द इंसेक्ट फॉर शेल्टर, ओविपोजिशन, फीडिंग। कहने का मतलब है होस्ट प्लांट जो है अपना कैरेक्टर ऐसे शो करता है, यानी अपना जो होस्ट का जो इन्वायरमेंट है वो नॉन प्रेफरेंस हो जाता है, किसके लिए, होस्ट के लिए। किस वे में, वो ना शेल्टर के लिए अच्छा है, ना ओवी पोजीशन के लिए, ना फीडिंग के लिए। तो होस्ट प्लांट पे खुद ही जो इंसेक्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसने क्या किया, एंटी जेनोसिस इफेक्ट दिखाया है अपने जो गेस्ट कहने का मतलब जो इंसेक्ट आना चाह रहा है, ना उसके लिए प्रॉपर शेल्टर है, ना ओवी पोजीशन के लिए है, ना फीडिंग के लिए है, तो खुद ही वहां पे इंसेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इट डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर विच अल्टर इंसेक्ट बिहेवियर रिजल्टिंग इन पुअर एस्टेब्लिशमेंट। यानी अल्टीमेटली ये क्या करता है, जो इंसेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट है होस्ट के ऊपर में वही नहीं होने देता है। कहने का मतलब कि पुअर एस्टेब्लिशमेंट होता है इंसेक्ट का इस केस में। जैसे अगर हम बात करें तो एग्जांपल है ट्राइकोम्स इन द कॉटन। ठीक है, ट्राइकोम्स जो है कॉटन में डेवलप हो जाता है, ये एक रेजिस्टेंस है कॉटन प्लांट का, वो व्हाइट फ्लाई के लिए शो करता है। उस तरीके से अगर हम बात करें प्लांट शेप एंड कलर आल्सो प्लेज इन द रोल ऑफ नॉन प्रेफरेंस, लाइक ओपन पैनिकल ऑफ सोरगम अगर बात करेंगे तो सपोर्ट लेस हेलिकोवर्पा। ठीक है, ये हेलिकोवर्पा को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने दिया है वैक्स ब्लूम, और अगर हम बात करें तो क्रूसिफर लीव्स में अगर बात करें तो डिटर फीडिंग बाय डीबीएम। ठीक है, तो ये 3 तरह, मतलब बेसिकली आप समझ रहे हो कि मेन जो होस्ट प्लांट पे एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाता है इंसेक्ट का, दैट इज कॉल्ड एंटी जेनोसिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो अभी प्लांट डैमेज की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज दी एंटीबायोसिस। ठीक है, एंटीबायोसिस क्या होता है, एंटी, देखिए इस नेम में ही ये छुपा हुआ है, एंटी मींस अगेंस्ट, बायोसिस मींस लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट। यानी प्लांट क्या है, एडवर्स इफेक्ट शो करता है, यानी होस्ट प्लांट जो है एडवर्स इफेक्ट शो करता है, लाइक सर्वाइवल, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। यानी इंसेक्ट अगर वो मान लो जब आ गया, एस्टैब्लिश कर गया, तो वो वहां पे सर्वाइव ना कर पाए, डेवलपमेंट ना हो पाए, रिप्रोडक्शन ना कर पाए, ऐसा कंडीशन वहां पे कर देता है। ठीक है, यानी जो प्रोजेनी भी जो आएगा, यानी इंसेक्ट का जो अपकमिंग प्रोजेनी जो है वो भी क्या हो जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, मतलब लार्वल डेथ हो जाएगा, या फिर जो लार्वा है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। तो दिस इज कॉल्ड एंटीबायोसिस। ठीक है, एंटीबायोसिस क्यों आता है, या तो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं, यानी 3 रीजंस हैं, प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एब्सेंस ऑफ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी प्लांट अपने में वो जो न्यूट्रिएंट चाहिए इंसेक्ट को उसको ही कम कर दे। ठीक है, थर्ड जो है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, यानी इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। इन 3 वजह से एंटीबायोसिस इफेक्ट बेसिकली जो इफेक्ट में आता है प्लांट्स के अंदर में। ठीक है, जिससे वो इंसेक्ट जो है एस्टैब्लिश होने के बाद भी सर्वाइव नहीं कर पाता, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो रिप्रोड्यूस जो है नहीं कर पाते, यानी जो उनके न्यू जो लार्वा है वही मर जाते हैं। ठीक है, लार्वल डेथ हो जाता है, अब नॉर्मल लार्वा का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड और जो लास्ट है वो है आपका टॉलरेंस।
ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है, इससे पहले अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एंटीबायोसिस। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे टॉक्सिन सब्सटेंसेस भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो गॉसिपॉल है, ठीक है, ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा अमेरिकन जो बॉल वॉर्म है उसके लिए कौन शो करता है, कॉटन प्लांट, ठीक है। जैसे गॉसिपॉल क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को नहीं आने देता है, उसको मार देता है, ठीक है। उसी तरीके से आपने सुना होगा कुकुरबिटेसी फैमिली में कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। ये भी क्या है, एक टॉक्सिन है, केमिकल है, जो कुकुरबिट फ्रूट फ्लाइज को नहीं आने देता है, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड है, वो राइस स्टेम बोरर को डेवलप नहीं करने देता है। तो ये क्या है, कुछ प्लांट का एंटीबायोसिस केमिकल्स हैं, ठीक है, ये नहीं डेवलप करने देते हैं अपने क्या कह सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह को, या फिर उनको रिप्रोड्यूस नहीं करने देते, कहने के बाद उनको अल्टीमेटली मार देते हैं। सो अगर हम फिजिकल फैक्टर्स बात करें एंटीबायोसिस में, तो थिक क्यूटिकल हो गया, ग्लैंडुलर हेयर्स हो गए, सिलिका डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, टाइट लीफ सीड्स हो गए, तो ये सारे आते हैं फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एंटीबायोसिस में, ठीक है। इन सभी की वजह से जो लार्वा है मे बी वो सरवाइव नहीं कर पाता होगा, या फिर जो उनका जो एडल्ट फेज भी है या फिर जो एग फेज है वो भी ससेप्टेबल नहीं हो पाता है, वहां पे नहीं रह पाता है। दैट इज comes under the chemical factors या फिर comes under the physical factors of the antibiosis। chemical factor में different toxins हो गए, physical factor में thick cuticle, glandular hairs वगैरह जो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। अब जो थर्ड है that is the tolerance। what is tolerance, आप खुद भी सोचो, नॉर्मल वर्ड में हम कहते हैं आई एम टॉलरेटिंग दिस, टॉलरेट करना मतलब क्या, एबिलिटी टू ग्रो एंड ईल्ड डिस्पाइट ऑफ पेस्ट अटैक, मतलब कोई मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, मैं टॉलरेट कर रहा हूं। तो वही चीजें होती है, इंसेक्ट आ गया है, अटैक कर चुका है, लेकिन फिर भी जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, अपने ईल्ड को दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है। वही मैंने आपको अगर याद करो तो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको वही दिखाया था, रेजिस्टेंस, ससेप्टेबल और टॉलरेंस प्लांट, ठीक है, वो इन्फेस्टेशन के बाद भी अपने ईल्ड को बरकरार रखता है। इट इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू प्लांट्स विगर, ठीक है, रीग्रोथ ऑफ द डैमेज टिश्यू, कहने का मतलब है कि इंसेक्ट ने अगर टिश्यू को डैमेज कर भी दिया है तो भी अपना रीग्रोथ करवा लेता है, ठीक है। एडिशनल ब्रांचेस, मान लो कोई ब्रांच को अगर इंसेक्ट ने खत्म कर दिया है, मतलब डैमेज कर दिया है, तो एडिशनल ब्रांचेस निकाल लेगा। कंपनसेशन बाय ग्रोथ ऑफ नेबरिंग प्लांट, ठीक है, अगर मेन प्लांट को मार दिया तो नेबरिंग प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। तो दिस इज कम्स अंडर द टॉलरेंस। आई होप जो आपको ये जो मैकेनिज्म है, तीन जो मैंने आपको पढ़ाया, वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द यूज ऑफ टॉलरेंस इन आईपीएम। टॉलरेंस का क्या यूज है, ठीक है। तो टॉलरेंट वेराइटीज जो होती हैं उनका ईटीएल जो होता है वो हाई होता है, यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है हाई होता है, ठीक है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहने का मतलब क्या है, जब हमें केमिकल यानी इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करना है वो कब यूज करते हैं, ईटीएल के अबव। तो ईटीएल का लेवल इतना बढ़ा देता है कि हमें इंसेक्टिसाइड का यूज कम करना पड़ता है। सो टॉलरेंस जो है आईपीएम में बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल रोल है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो अप्लाई लेस सिलेक्शन प्रेशर ऑन द पेस्ट, यानी बायोटाइप डेवलपमेंट जो होता है इस केस में कम होता है। दिस इज द यूज ऑफ टॉलरेंस इन आईपीएम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दी एचपीआर, यानी होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का आईपीएम में क्या रोल है, ठीक है। तो पहला चीज तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एचपीआर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आईपीएम का, यानी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। आप खुद भी सोचो, अगर हम बेसिकली पेस्ट मैनेजमेंट करें और प्लांट खुद से ही अपने साइड से रेजिस्टेंस शो करेगा, तो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड वे है, ये हर तरीके से हेल्प करेगा, एक केमिकल कंट्रोल में भी, ठीक है, टॉक्सिन्स की तरह आप देख लो, ठीक है, खुद ही टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी, जैसे वहां पे एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं होने दे रहा, एंड कल्चरल मेथड भी, मतलब कल्चरल तरीके से भी क्या है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट इज मतलब एचपीआर जो है आईपीएम में बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। सो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में, यानी मेजर क्रॉप जैसे हमारे राइस हो गए, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, तो इनके अगर हम कुछ पेस्ट बात करते हैं और कुछ रेजिस्टेंस वेराइटीज के बारे में, तो राइस का सबसे अगर हम बात करें पेस्ट जो है येलो स्टेम बोरर, ठीक है, तो उनकी कुछ रेजिस्टेंस वेराइटीज हैं जैसे TKN6, ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से राइस ब्राउन प्लांट हॉपर यानी बीपीएच, जो अभी जस्ट मैंने आपको एक स्लाइड पहले पीछे बताया था, ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर जो है उसकी रेजिस्टेंस वेराइटीज है जैसे CO42, IR36। उसी तरीके से शुगर केन में बात करेंगे तो अर्ली शूट बोरर्स हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESB कहते हैं, उसके लिए CO312, CO421, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनोड बोरर होता है जिसमें CO975। ये देखिए, अब मैं आप अगर बोलिएगा तो मैं आपको इसका जो PDF है वो अवेलेबल करा दूंगा, इसमें बहुत सारे मतलब आपके पेस्ट और रेजिस्टेंस वेराइटीज जो है मेंशन की गई हैं। उसी तरीके से कॉटन में अमेरिकन बॉलवॉर्म के लिए क्या है, अबाधिता है,
ठीक है। स्पॉटेड बॉलवर्म के लिए ये मैं आपको वैरायटीज के नाम बता रहा हूँ, रेजिस्टेंट वैरायटीज है, ठीक है। अमेरिकन बॉलवर्म के लिए अबाधिता हो गई, ठीक है। उस तरीके से स्टेम वीविल है तो उसके लिए MCU3, सुप्रिया, ये वैरायटीज हैं, ठीक है। सो कुछ मैंने आपको बताया यहाँ पे पेस्ट और उनकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज। मतलब पेस्ट कहने के मतलब है कि पेस्ट जो इन्फेस्टेशन करता है, और मैंने आपको उस बताया कि कौन से क्रॉप पे और उसकी रेजिस्टेंट वैरायटीज भी आपको बता दी है। सो जो लास्ट पार्ट है दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ HPR। तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला कि ये बहुत ही कई केसेस में आप देखोगे तो स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब जो HPR है वो स्पेसिफिक पेस्ट के लिए, यानी वो पेस्ट को टारगेट करता है, ठीक है। मतलब नेचुरल एनिमीज को वो नहीं मारता है, ऐसा नहीं कि हनी बीज को भी वो मार देगा। तो बहुत स्पेसिफिक है कि हनी बीज कई केस में हमें क्या है पॉलिनेशन में हेल्प करता है, तो वो हनी बीज को नहीं मारता, दूसरे इंसेक्ट को मार देता है, दैट इज स्पेसिफिक, ठीक है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स वो करता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव कहने का मतलब है कि एक जनरेशन के लिए नहीं, अगले जनरेशन पे भी वो इफेक्ट डाल रहा है पेस्ट के, ठीक है, और इवन होस्ट प्लांट के। तो वो ये कम्युलेटिव इफेक्ट्स वो करता है। इको फ्रेंडली है, मतलब नो पॉल्यूशन हो, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। इजी टू अडॉप्ट है, नहीं इजी अडॉप्टेबल है ये, ठीक है। इफेक्टिवनेस ज्यादा है, ठीक है। मतलब प्लांट अपनी तरफ से ही रेजिस्टेंस हो कर रहा है तो इफेक्टिव भी है, ठीक है। कॉम्पेटिबल है, तो बहुत सारी चीजें हैं। परसिस्टेंस है, कहने का मतलब है कि मतलब लंबे समय तक, परसिस्टेंस कहने का मतलब है कि लंबे समय तक इनका इफेक्ट जो है वो दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो हमने HPR के बारे में डिस्कस किया, और कुछ मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस क्या है HPR के? सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। नहीं भी तो 3 से 10 साल, यानी 3 साल में इसका फ्रेम जो है 3 से 10 साल लग जाता है बाय ट्रेडिशनल ब्रीडिंग अगर हम करें, ठीक है। मतलब लेट सपोज आपको मेज में ये चीजें अगर HPR शो करानी है तो आपको एटलीस्ट 3 से मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम आपको 10 इयर्स भी लग सकता है आप ब्रीडिंग प्रोग्राम से अगर आप इसको डेवलप करना चाहते हो तो, ठीक है। दूसरा बायोटाइप डेवलपमेंट। ए बायोटाइप इज अ न्यू पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ डैमेजिंग सर्वाइविंग ऑन प्लांट्स प्रीवियसली रेजिस्टेंट टू द अदर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज। कहने का मतलब सिंपल सा बात है, बायोटाइप डेवलपमेंट में भी टाइम लगता है। थर्ड जो है जेनेटिक लिमिटेशंस, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द रेजिस्टेंस जीन्स अमंग द अवेलेबल जर्मिनेशंस। कहने का मतलब जेनेटिक लिमिटेशन है, हर टाइप के क्रॉप में ये अवेलेबल नहीं है HPR। सो हमें लेट सपोज अगर आपने अभी यूज किया है, अगर आपने दूसरी वैरायटी सेम क्रॉप की लगा दी तो आपको वहाँ पे जरूरी नहीं कि HPR देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मे बी थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है क्योंकि हमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट था जो कि डिस्कस करना था, बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है। सो गाइज अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है, अगर इस लेक्चर में आपको लगता है कि कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। टिल देन स्टे ट्यून, और आप हमारे वीडियोस और चैनल अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं @go4agriculture। साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को भी इस लेक्चर की PDF चाहिए, PPT चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल Go4Agriculture डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ डू चेक आवर वेबसाइट www.go4agriculture.co.in, जिसका सभी चीजों का लिंक जो है हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।